अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। और चैप्टर 2 हमारा टेक्सोनोमीज एंड असेसमेंट के ऊपर है। एजुकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया जिसे हम कह सकते हैं वो यही असेसमेंट एवेल्युएशन वाला है। कोई भी एग्जाम ब्लूम टेक्सोनोमी असेसमेंट एवेल्युएशन से एजुकेशन का नहीं बचा होता। तो इसके हम कोशिश करेंगे कि जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन इस पहली स्लॉट के अंदर हम मुकम्मल कर सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला सवाल हमारे पास है यहाँ पे। Assessment is a general term that includes the full range of procedures used to gain information about the student learning. एजुकेशन एक ऐसा जो है वो असेसमेंट एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी चीज जो हमें बताती है कि स्टूडेंट्स को से इंफॉर्मेशन हासिल करना, स्टूडेंट्स की लर्निंग को चेक करना। तो ये कौन किसने डेफिनेशन दी थी? ये लिन एंड ग्रोनलैंड ने जो असेसमेंट है इसकी ये वाली डेफिनेशन दी थी कि स्टूडेंट्स को असेस करना, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना, उसकी लर्निंग को चेक करना, इसे ही तो हम असेसमेंट बोलते हैं। Which one of the levels of Bloom taxonomy requires recalling? बेंजामिन ब्लूम ने 1956 1956 के अंदर ब्लूम टैक्सोनॉमी दी थी, जिसके अंदर जो है वो तीन उसकी फर्दर कैटेगराइजेशन की थी, जैसे कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी ने पहले कॉग्निटिव डोमेन दी थी उसके अंदर फर्दर 6 लेवल थे। वो 6 सब ग्रुप जिसके अंदर नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालाइजिंग, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेल्युएशन था। अब उसके अंदर कौन सा पॉइंट है, कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर हम अभी देखते हैं रिकॉलिंग की बात करते हैं। रिकॉलिंग का मतलब होता है कि आप किसी चीज को पढ़ते हैं और उसके बाद में रिकॉल कर देते हैं, दोहराना किसी चीज को। यानी एक शब्द से ये होता है कि आप किसी को रट्टा लगाते हैं, फिर उसके बाद में आप रिकॉल कर देते हैं, अटर कर देते हैं। तो रिकॉलिंग किसके अंदर आता है? रिकॉलिंग जो है वो नॉलेज के अंदर आता है। कि हम एक कोई बंदा अगर किसी चीज को रिकॉल कर रहा है, तो मीन कि उसका नॉलेज एक बिल्कुल सरसरी लेवल के ऊपर है, कि वो जो चीज उसने पढ़ी है उस चीज को वो दोहराने के काबिल है। Educational evaluation is a process by which a teacher can assess a student. एजुकेशन एवेल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर स्टूडेंट जो है वो टीचर असेस कर सकता है स्टूडेंट को। स्टूडेंट कैन असेस परफॉर्मेंस, स्टूडेंट को अपनी परफॉर्मेंस का पता चलता है। अ टीचर एंड अ स्टूडेंट कैन असेस देयर परफॉर्मेंस। तो देखिए, एजुकेशनल एवेल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर टीचर को भी पता चलता है कि मैंने कैसा पढ़ाया। यानी अगर मेरे बच्चे जिनको मैं पढ़ाता हूँ वो फेल हो जाते हैं, इसका मतलब है कि फॉल्ट कहीं मेरे अंदर है, मैं उनको बेहतर तरीके से पढ़ा नहीं पाया। और स्टूडेंट्स को पता चलता है कि हमने पूरे साल में क्या पढ़ा, हमारी लर्निंग क्या है, क्या कुछ हमें, हम किस पानी की हैं। तो जो ये असेसमेंट होती है, इसमें जस्ट हम स्टूडेंट्स को चेक नहीं करते बल्कि हम यहाँ पे टीचर को भी एवेल्युएट कर रहे होते हैं, दोनों की एवेल्युएशन हो रही होती है। Which of the following is the primary source of measurement error in the digital measurement? अच्छा, जो एरर का लफ्ज है ना, एरर, एरर को मुराद हम टूल लेते होते हैं। अब हमारे पास टूल क्या होता है जब भी हम असेसमेंट कर रहे होते हैं? कि टेस्ट हमारे पास टूल है। टेस्ट हमारे पास एक ऐसा टूल है जिसकी बुनियाद पे हम स्टूडेंट को चेक कर रहे हैं, टेस्ट उससे लेते हैं। लेकिन ये टेस्ट है ना, ये कभी भी परफेक्ट नहीं होता। कोई भी टेस्ट कभी भी परफेक्ट नहीं होता। हम टेस्ट के अंदर बहुत सी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जो बनाते हैं। इवन क्लासरूम लेवल के ऊपर भी हम टेस्ट के अंदर मिस्टेक करते हैं। कैसी मिस्टेक्स करते हैं? सिलेबस में से नहीं दिया, प्रॉपर उसकी जो कॉग्निटिव लर्निंग को हमने प्रॉपर चेक नहीं किया, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिविटी को हमने चेक नहीं किया, और कोई क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, किसी की स्टेटमेंट बड़ी इम्बिगुअस है, कहीं पे हम क्वेश्चन के अंदर ही हमने हिंट, जवाब उसका हिंट रख दिया हुआ है। तो कहीं पे डिस्ट्रैक्टर ठीक नहीं है, बड़े वीक डिस्ट्रैक्टर है, कहीं सवाल बहुत आसान है, कहीं बहुत मुश्किल है, कहीं वर्डिंग स्टेटमेंट जो है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो यानी हमारे पास टेस्ट के अंदर बहुत से एरर्स, बहुत सी परेशानियां होती हैं, बहुत चीजें परफेक्ट नहीं होती। तो मेजरमेंट एरर जो हमारे पास सबसे बड़ा आता है, जो मेजर आता है, वो ये है कि इनहेरेंट फ्लॉज इन द असेसमेंट टूल, कि जो हमारा असेसमेंट टूल है, जो हमारा टेस्ट है, उसके अंदर हमारे पास उसके अंदर फ्लॉज आते हैं, उसके अंदर हमारे पास
टीचर एजुकेशनल बैकग्राउंड वजह हो सकती है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज हो सकती हैं, क्लासरूम फिजिकल इन्वायरमेंट हो सकता है, लेकिन ये प्राइमरी नहीं है। ये बाकी चीजें क्वालिटी को तो मुतासर करेंगी, किसी भी टेस्ट की क्वालिटी को मुतासर करेंगी, लेकिन जो टूल होता है ना वो इटसेल्फ वो पूरे जो हम एरर जो हमारा चेक करने क्राइटेरिया सारा उसको भी फेल कर देता है। इन एजुकेशनल मेजरमेंट इज एरर इज कॉमनली कॉज्ड बाय, तो मैंने एरर की बात की तो एरर किस में आता है, टूल के अंदर आता है। द डिफिकल्टी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, द लिमिटेशन ऑफ द टेस्ट इंस्ट्रूमेंट, द लेंथ ऑफ द स्कूल डे, द स्कूल पीरियड। ये वाला होगा इसका बी ऑप्शन, द लिमिटेशन ऑफ द टेस्ट इंस्ट्रूमेंट, यानी वो आला वो टेस्ट इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर लिमिटेशन होना, जिसकी बुनियाद पे हमें एरर आ सकता है कि हम परफेक्टली करेक्टली हम किसी चीज को असेस नहीं कर सकते। तो यानी कि आप इसमें ये समझे कि जो क्वेश्चन है ना आपका वो जबरदस्त होना चाहिए। जो आपने पेपर बनाया है ना, हम पेपर को बड़ा लाइट से लेते हैं। जब कभी इन उस्तादों ने उस्ताद के लिए ना पढ़ाना आसान है, उस्ताद के लिए पेपर बनाना, पेपर को चेक करना ये बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। बड़ा हवा सा एक उस्तादों को होता है कि हम कैसे टेस्ट बनाए कर। और टेस्ट फिर बनाने के लिए आजकल तो वो कंटेंट दिया, चैट जीपीटी को बना दो हमारे लिए टेस्ट तैयार करके दे दो। टेस्ट बनाने के अंदर भी बड़ी क्रिएटिविटी लगती है और बड़ी चीजों को मद्देनजर रखना पड़ता है। एक स्टैंडर्ड क्वालिटेटिव टेस्ट बनाने के लिए उस्ताद को जान लगानी पड़ती है। बच्चे को पेपर सॉल्व करने में इतनी मुश्किल नहीं होती होगी जितनी उस्ताद को पेपर बनाने के अंदर होती है, अगर एक उस्ताद जानदार पेपर बनाता है। कि स्टेटमेंट कैसी है, मतलब ये चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस तरह का टेस्ट हमें बनाना है जो कि हमारे लिए जो है वो स्टूडेंट को किस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, उसको ना कोई हिंट दे रहा हो और ना उसके लिए अंडरस्टैंड करना उस सवाल की स्टेटमेंट को मुश्किल हो रहा हो। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हेन रिफरेंसिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी रिमेम्बरिंग, वो जो रिकॉलिंग था उसी तरह यहाँ पे क्या है, रिमेम्बरिंग। अब रिमेम्बरिंग के अंदर क्या होगा, रिकॉग्नाइजिंग एंड रिकॉलिंग, किस चीज को आप रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं। कंस्ट्रक्ट मीनिंग फ्रॉम डिफरेंट फंक्शन, मुख्तलिफ फंक्शन से आप इसको करते हैं। कैरिंग आउट ऑफ प्रोसीजर, ब्रेकिंग मटेरियल और कंसर्न पर। तो रिकॉल करना, रिकॉग्नाइज करना, ये हमारे पास जो है वो रिमेम्बरिंग के अंदर आता है। मैंने आपको बताया था ना इसकी तीन डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। अब जो साइकोमोटर है, मोटर का लफ्ज क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी से होता है। तो साइकोमोटर डोमेन जो है वो काइनिस्थेटिक उसी के अंदर आता है, काइनिस्थेटिक लर्निंग स्टाइल, जहाँ पे बच्चे फिजिकली कोई एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखाते हैं, फिजिकली कोई एक्टिविटी करते हैं और उनकी लर्निंग हमें शो होती है। तो ये वाली काइनिस्थेटिक, ये साइकोमोटर डोमेन तीसरी होगी। यानी इसके अंदर बच्चा क्या कर रहा होगा कि स्टूडेंट कैरिंग आउट फिजिकल एक्टिविटीज, के बच्चे फिजिकल कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, काइनिस्थेटिक उसे बोलते हैं। Which of the following test item is best suited for measuring performance in expression? इसके अंदर बच्चे अपनी परफॉर्मेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एमसीक्यू के अंदर नहीं, वहां तो टिक कर देना है। फिफ्थ चॉइस, ये भी फिफ्थ चॉइस है, हम अपनी तो नहीं, ऐसे टाइप कर सकते हैं जहां देखिए मेरे नजदीक सबसे बेस्ट मेथड ऑफ एवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स जो है वो ऐसे टाइप है। ऐसे टाइप के अंदर अगर एक उस्ताद जबरदस्त हो, उस्ताद के अंदर बायसनेस ना हो, जैसे आजकल होता है कि पेपर चेक करने के लिए उस्तादों के पास टाइम ही नहीं है। वो जब सर्च देखती हैं, आउटलाइन देखी, हेडिंग देखी और पेपर देख लिया, ये नहीं पता कि अंदर बच्चे ने क्या लिखा है। और इसकी फिर दूसरा हमारा निज़ाम तालीम सारा जो है वो एमसीक्यूज के ऊपर जो है ना वो शिफ्ट होता जा रहा है। अब ऐसे में बच्चों के अंदर जो है वो राइटिंग एक्सप्रेशन, आप किसी को ना एक तहरीर लिखने को कहेंगे ना कि फलां यार जो हमने रात खाना खाया है ना, तो इस खाने के ऊपर ना आप एक तहरीर लिख के दे दो फलां। बच्चे इस काबिल नहीं है कि वो एक छोटी सी तहरीर लिख सकें। क्यों? क्योंकि जब से उनसे उनके पास एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लिए जाने लगे, पूछे जाने लगे हैं, तो वो बच्चे ऐसे फिक्स हो गए हैं कि उन्होंने वो अपना एक्सप्रेशन करना, ओपिनियन देना, इन चीजों से बच्चे दूर होते गए हैं। आज वो उनकी और फिर किसी चीज के ऊपर गुफ्तगू करना, क्रिटिकल थिंकिंग करना, क्रिएटिविटी जो है वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। तो एक्सप्रेशन हम जो है वो ऐसे टाइप के अंदर कर सकते हैं। और मुझे जिंदगी में अगर मौका मिला तो मैं असेसमेंट, ये ऐसे टाइप क्वेश्चन है, इसको दोबारा रिवाइवल करूंगा, इनको लेके आऊंगा ताकि इन्हीं की बुनियाद पे हम बच्चों को एवेल्युएट करें, तो बच्चों की क्रिएटिविटी इसी से बढ़ेगी। बच्चे इसी तरह जो है वो चीज़ों को जो है ना वो उस पैराहे से, उस लिमिटेड सोच से निकल के
बच्चे एक वास्ट दुनिया के अंदर आएंगे, एक्सप्रेसिव नेचर उनकी बनेगी। तो मुझे ये वाली जो चीज है अच्छी लगती है। The process of examine students' responses to individual test atom to process the quality of those atom as a whole is known as। तो अब देखिए, हम कोई टेस्ट लेते हैं, हम उस टेस्ट के इंडिविजुअल एटम की बात कर रहे हैं। ये जो सवाल डाला है ना चैप्टर 1 का, फलान सवाल जो है वो ये कैसा सवाल है। यानी जब हम टेस्ट एटम के ऊपर बात कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं आइटम एनालिसिस। आइटम एनालिसिस का काम क्या होता है? जिसके अंदर एक एक क्वेश्चन का मतलब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या क्राइटेरिया के ऊपर, मायार के ऊपर पूरा उतरता है, क्या ये बहुत आसान तो नहीं, बहुत मुश्किल तो नहीं, इन चीजों को देखते हैं। आइटम डिफिकल्टी हो, आइटम डिस्क्रिमिनेशन हो, डिस्ट्रैक्टर हो, ये सारी चीजें आती हैं इसकी टाइप के अंदर आती हैं, आइटम एनालिसिस की टाइप के अंदर आती हैं। तो इसका आंसर कौन सा ठीक होगा? इस सॉरी, ये सी आंसर करेक्ट होगा। द आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स 60 इंडिकेट है। जो आइटम डिफिकल्टी है ना, इसकी वैल्यू होती है 30 से लेके 70 तक। अगर आपका टेस्ट 30 से कम, यानी आपके टेस्ट में से बच्चों के 30 से कम नंबर हैं, इसका मतलब है टेस्ट बहुत मुश्किल था। और अगर आपके टेस्ट जो आपने बच्चों से लिया है उसमें से बच्चों के 70 से ऊपर नंबर है ज्यादा बच्चों के, इट मीन कि टेस्ट आसान था। जो एक बैलेंस टेस्ट होता है वो 30 से लेके 70 तक होता है। 30 से 40 तक भी हम मुश्किल टेस्ट कंसीडर करते हैं, और 40 से लेके 60 तक हम टेस्ट को इजी कंसीडर करते हैं। या बल्कि आप ये इसको जो है ना 40 से 50 आप कह सकते हैं कि ये एक सूटेबल टेस्ट है, बैलेंस टेस्ट है। और 60 से ऊपर जो है हम आसान टेस्ट की दर्जे के अंदर उसको लेके आते हैं। तो 60 है तो इसका मतलब है टेस्ट क्या है, इजी है। अगर वो 80-90 से ऊपर होता तो हम वेरी इजी की बात करते हैं। द प्रॉपर एक्शन वर्क फॉर द SLOs ऑफ अफेक्टिव लर्निंग इज। SLOs क्या होता है? स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। तो अफेक्टिव डोमेन जो हमारी है, अफेक्टिव लर्निंग है, उसके अंदर जो SLOs हैं, SLOs तो वो SLOs के अकॉर्डिंग अफेक्टिव लर्निंग के अंदर कौन सा कीवर्ड जो है ना वो वैल्यू वाला है। क्या है? वैल्यू। Which level of cognitive domain of Bloom taxonomy is described by the action verb like distinguish, solve, detect and classify? तो जहां पे हम क्लासिफाई कर रहे हो, चीजों को कंपेयर कर रहे हो, डिटेक्ट, सॉल्व, डिस्टिंग्विश कर रहे हो, तो ये वाला हमारा जो ब्लूम टेक्सोनोमी के 6 लेवल्स हैं, 6 सब ग्रुप्स हैं, उसके अंदर ये वाला चीज आती है एनालिसिस के अंदर। यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, वो इसके अंदर आता है। 13 क्वेश्चन, द लॉग टैब ऑफ द वर्किंग पोर्टफोलियो कंटेन। पोर्टफोलियो क्या होता है? किसी भी शख्स के कामों का रिकॉर्ड, किसी भी शख्स के जो से। अब वर्किंग पोर्टफोलियो से बात होगा वो पोर्टफोलियो चल रहा है, जो जो आजकल हमारा चल रहा है। वर्किंग पोर्टफोलियो मिसाल के तौर पे मुझसे कोई पूछे मेरा वर्किंग पोर्टफोलियो क्या है, तो मेरा वर्किंग पोर्टफोलियो है कि मैं लेक्चरर हूँ, फ्रांस कॉलेज के अंदर मैं एज जो है वो लेक्चरर एजुकेशन पढ़ा रहा हूँ। तो ये मेरा वर्किंग पोर्टफोलियो है। अब लॉग टैब ऑफ वर्किंग पोर्टफोलियो ये क्या बताता है? ये बताता है कि कितना लॉग टैब पे कितना काम मुकम्मल कर लिया है, कितना रहता है, कितना काम मुकम्मल कर लिया और कितना रहता है, इसे लॉग टैब बोले। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। परसेप्चुअल लर्निंग मीन दैट वही परसेप्चुअल लर्निंग बोलते हैं परसेप्शन से, अपनी राय से। तो परसेप्चुअल लर्निंग से क्या मुराद है यहाँ पे? एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ सेंसरी डेटा ऑफ द एनवायरनमेंट? नहीं। एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? नहीं। एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन थ्रू इंट्यूशन? नहीं, सॉरी, पहले वाला ठीक है। एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ सेंसरी डेटा ऑफ द एनवायरनमेंट। परसेप्चुअल लर्निंग अपने परसेप्शन के ऊपर है ना। तो हम इन्वायरमेंट से जो डाटा कर रहे होते हैं, जैसे यार मेरी परसेप्शन है ना कि यार ये बंदा ऐसे है, मेरी परसेप्शन है कि ये चीजें ना ऐसे हो जाएंगी। तो हम उसके अंदर ना सेंसेस का इस्तेमाल करके इन्वायरमेंट, माहौल को देखते हुए एक बात करते हैं कि ये ऐसे हो जाएंगी। एक फ्यूचर के बारे में एक जुगाड़, एक तुक्का सा लगा रहे होते हैं, गैस कर रहे होते हैं। तो ये वाली चीजें हमारी परसेप्चुअल लर्निंग के अंदर आती हैं। इसके अंदर परसेप्चुअल लर्निंग के अंदर आती है, और पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेथड ऑफ एसएलओज? इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होती है? एक होती है डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट होती है कि आप किसी बच्चे का टेस्ट लेते हैं, किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, किसी बच्चे को एग्जामिन करते हैं, उससे सवाल जवाब करते हैं। ये डायरेक्ट मेजरमेंट है जिसके अंदर एक टीचर एक स्टूडेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है उसकी असेसमेंट को चेक करने के लिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेजरमेंट वो होती है कि जिसके अंदर स्टूडेंट को नहीं पता कि मुझे असेस किया जा रहा है, लेकिन जो टीचर है वो किसी ना किसी तरीके से उसको असेस करने की कोशिश कर रहा है। यानी आप इसको ये कह सकते हैं कि जो टीचर है ना वो और ये इनडायरेक्ट असेसमेंट है ना, ये बच्चे की उस असेसमेंट को चेक नहीं किया जाता जो उसको पढ़ाया गया है। इसको आप फीडबैक भी कह सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैंने एक सेशन स्टार्ट किया और सेशन के एंड पे मैंने बच्चों से जो है वो टेस्ट लिया, उनका ना फीडबैक लिया कि बेटा बताएं कि आप इस 3 महीने का जो सेशन था इसके अंदर आपने क्या सीखा, क्या इसके फ्लॉज हैं, क्या चीजें आपको अच्छी लगी, कितना कुछ आपने मुकम्मल फीडबैक। अब ये एक इंडेक्स लर्निंग हो रही होगी। या मैं कहता हूँ मैंने कोई लेक्चर बच्चों को मोटिवेशन का लेक्चर दिया और उसके बाद पूछता हूँ कि आप कितने मोटिवेटेड हैं अपने फलां काम को करने के अंदर। अब मुझे यहाँ पे पता चल रहा होगा कि वो जो मेरा टॉपिक मैंने जो मैंने लेक्चर दिया है वो कितना फ्रूटफुल साबित हुआ है। यानी यहाँ पे हम बच्चों की असेसमेंट इस सेंस में नहीं कर रहे थे कि हमने उनके एग्जाम एग्जाम चेक करना है, पर इंडेक्ट असेसमेंट भी देख रहे होते हैं कि वो तब्दीलियां जो हम चाह रहे थे क्या उनके अंदर वो तब्दीलियां आई हैं कि नहीं आई। और शायद ये चीज़ों बच्चों को भी नहीं पता होता कि अब आप अखलाकियात का दर्स लें और उसके बाद बच्चों को किसी इम्तिहान में डाल देखें कि वो उसमें एक अखलाकियात का मतलब रखता है कि बस उसने वो उसको नॉलेज लेवल के ऊपर ही सीखा है। तो ये अफेक्टिव जो है ना वो इसके अंदर इंडेक्ट मेजरमेंट के अंदर आते हैं। अब जो रिफ्लेक्टिव जर्नल होता है, रिफ्लेक्शन होती है अपने कामों की कि मैंने क्या कर रहा हूँ, तो ये वाला किसी तरह आते हैं। लेकिन ये क्योंकि अपनी है इसमें अगले बंदे का कोई नहीं, रिफ्लेक्टिव अपनी रात के लिए होती है तो अगले बंदे को कोई नहीं होगा, तो ये वाला ठीक आंसर नहीं। कैपेस्टोन जो है ना कोर्सेज, ये जो प्रोजेक्ट हमारे होते हैं, कोई हम काम जिम्मे लगाया हमें या कोई पढ़ाया गया है, तो वो ये वाला तो इंटरव्यू के अंदर नहीं आता। इंटर्नशिप वैल्यूएशन, ये तो एक जारी बात है कि आपने किसी को इंटर्नशिप दी और वहीं पर उसको वैल्यूएट कर रहे हैं, ये भी डायरेक्ट मेजरमेंट के अंदर आ जाएगा। एग्जिट इंटरव्यू से मुराद यहाँ पे ये देखें, एक बच्चा का पढ़ाई करके छोड़ जाता है और जाते हुए आप उसके साथ जो है ना किसी तरह की गुफ्तगू के अंदर उसको देखते हैं, उसको परखते हैं कि ये बंदा यहाँ पे इसने कैसा पाया, क्या कितनी मेहनत की। तो ये हमारे पास एग्जिट एग्जिट इंटरव्यू जो है ना इससे पता चल रहा होता है और ये वाला इनडेप्थ मेजरमेंट है। द स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम शुड बी रियलिस्टिक, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। जो हमारे पास स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम है, हमारी आउटकम वो बाकी बातें भी ठीक है, वैलिड हो, कम्प्रिहेंसिव हो, रेलिवेंट हो, लेकिन जो स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम के लिए हम कीवर्ड मोस्ट यूज करते हैं वो ये कि हमारी जो लर्निंग है वो रियलिस्टिक हो, ऑब्जर्वेबल हो और मेजरेबल हो। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टूल दैट इट मेजर व्हाट इट डिजाइन टू मेजर, ये किसकी डेफिनेशन है? वैलिडिटी की डेफिनेशन है कि वो ही मेजर करें जो हम मेजर करना चाहते हैं। यानी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बड़े अहम टॉपिक हैं। वैलिडिटी अंदर हम ये देखते हैं कि जो मैंने पढ़ाया है पेपर उसी में से है, तो जो मेरा पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, क्या वो टेस्ट उसको अचीव कर रहा है, वैलिडिटी इसका करेक्ट आंसर होगा। टेस्ट इज सेड टू बी वैलिड व्हेन, एक टेस्ट वैलिड तभी कहलाएगा जब इज फेयर एंड फ्री फ्रॉम टीचर बायस, टीचर की बायसनेस से पाक हो। मेजर व्हाट इट क्लेम टू मेजर, वो मेजर करे जो जिसका वो दावा करता है मेजर करने को। अखलाकियात को, इंटेलिजेंस को, आपके मॉरल वैल्यूज, अब डिफरेंट तरह की जो सलाहियतें चेक करने के लिए आपकी इंग्लिश वोकैब जो भी, तो जिस चीज का वो दावा कर रहा हो टेस्ट वो चीज कंप्लीटली मेजर कर रहा हो। तो मैयर व्हाट इट क्लेम टू मैयर, ये वैलिडिटी की डेफिनेशन है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। The educational administration of a particular district want to find out how well the district is achieving government standard. What sort of test should be used for this purpose? How well the district is achieving government standard. तो गवर्नमेंट अब ये ना इसको हम ये देखना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड को कौन सी चीज फॉलो कर रही है। इसका मतलब है कि ये क्राइटेरियन रेफरेंस वैलिडिटी होगी। मैंने क्राइटेरियन रेफरेंस वैलिडिटी के अंदर आपको ये बताया था कि हम इसके अंदर फर्दर हमारे पास दो थे ना, एक तो हम करते थे कंकरेंट वैलिडिटी था और एक हमारे पास प्रेडिक्टिव वैलिडिटी था। अब क्राइटेरियन के अंदर, अब कंकरेंट वैलिडिटी के अंदर हम माजी के किसी कामों को, यानी कोई क्राइटेरिया है उसको देखते हैं कि ये वाला क्राइटेरिया माजी के क्राइटेरिया के मुताबिक है कि नहीं है।
और किसी में देखते हैं कि ये वाला क्राइटेरिया फ्यूचर के बराबर मुताबिक है कि नहीं है। तो ये हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस जो है, इसके अंदर हम देख रहे होते हैं कि गवर्नमेंट ने जो कोई काम कुछ इम्प्लीमेंट किया है, क्या वो अचीव हो रहा है, क्या वो प्रीवियस स्टैंडर्ड जो माजी का सेट किया हुआ स्टैंडर्ड है उसके ऊपर पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, एक क्राइटेरियन रेफरेंस होगा। अगर सवाल की समझ ना आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा। हमने क्राइटेरियन रेफरेंस वैलिडिटी की टाइप के अंदर पढ़े थे कि जिसके अंदर हम माजी या मुस्तकबिल के मुतालिक किसी आज के होने वाले टेस्ट, आज की होने वाली चीज को उसके मुताबिक कंपैरिजन कर रहे होते हैं, उसके ऊपर देख रहे होते हैं। और अगर वो आज के टेस्ट हमारा मुस्तकबिल के टेस्ट के मुताबिक है तो इट मीन ये हमारी प्रेडिक्टेबिलिटी हो जाएगा। अगर माजी के मुताबिक है तो कंकरेंट वैलिडिटी हो जाएगा। और क्राइटेरिया जो है वो इस जरिए हम चेक कर रहे होते हैं। द फर्स्ट कंसिडरेशन ऑफ प्लानिंग अ टीचिंग सेशन इज, अगर आप टीचिंग सेशन को प्लान कर रहे हैं तो पहली चीज क्या है प्लानिंग के अंदर कि टीचिंग मटेरियल क्या होगा, टीचर आउटकम क्या होगी, एविएट क्या होगी, असेसमेंट टूल क्या होगा। हम ये देखेंगे कि हमने लर्निंग आउटकम क्या लेने हैं। तो 20 का हमारा पास आंसर क्या आएगा लर्निंग के। देखिए हम जब भी कोई टेस्ट प्लान कर रहे होंगे ना, हमने ये देखना है कि हम मुस्तकबिल में इससे पाना क्या चाहते हैं, इससे लेना क्या चाहते हैं। उसकी बुनियाद पे हम प्लानिंग, हमारी आउटकम क्या होगी उसकी बुनियाद पे हम प्लानिंग कर रहे होंगे। द बेस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास, तो क्लास के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका क्या पर्पस क्या है कि स्टूडेंट बिजी रहे, मेंटेन स्टूडेंट के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन रहे, स्टूडेंट्स की अटेंशन हासिल की जाए, शो हिज हर वर्क। तो बच्चों की अटेंशन हासिल करने के लिए हम जो है वो क्लास के अंदर सवाल जवाब बच्चे से करते हैं। Which of the following is an example of a standardized assessment tool? Standardized assessment, one standardized assessment। तो SAT स्कूल असेसमेंट, अब ये स्कूल असेसमेंट टेस्ट जो होता है ना, तो ये कोई स्टैंडर्डाइज नहीं होता। ये उस्ताद बनाता है, उस्ताद इतना एक्सपर्ट नहीं होता, उस्ताद बहुत चीजों को मद्देनजर नहीं रखता। तो ये SAT नहीं ठीक होगा। IQ टेस्ट जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट है जो हमारे पास, अब ये वाले बड़े स्टैंडर्डाइज टेस्ट है कि मैं IQ का टेस्ट अटेम्प्ट करता हूँ गूगल से, और दुनिया के किसी और मुल्क के का कोई बच्चा उसको अटेम्प्ट करता है तो वो दोनों के मेंटल लेवल चेक करेगा, उसके अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो IQ टेस्ट जो है ना, ये एक स्टैंडर्ड असेसमेंट टेस्ट है जो हमारे पास, जिसके अंदर जरिए हम अपना IQ चेक करते हैं। When grading subjective item like essay, which of the following is the common challenge for teachers? तो टीचर्स के लिए कॉमन चैलेंज क्या है ऐसे के अंदर? इंश्योर कंटेंट वैलिडिटी, मेंटेन ऑब्जेक्टिव सिमेट्री। अजी ऑब्जेक्टिविटी और सिमेट्री जो है वो मेजर करना उस्ताद के लिए मुश्किल है। यानी एक बंदे को उसकी राइटिंग की बुनियाद उस्ताद ज्यादा नंबर दे देता है, दूसरे को कम दे देता है। एक बंदे के कंटेंट की उस्ताद की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इस तरह होना चाहिए था, वो ज्यादा नंबर दे देता है, कम दे देता है, दूसरे को ज्यादा दे देता है। तो ऑब्जेक्टिविटी और सिमेट्री को मेंटेन करना ऐसे टाइप टेस्ट के अंदर बड़ा मुश्किल है। जबकि क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू के अंदर सिमेट्री और जो ऑब्जेक्टिविटी है जो वो अचीव होती है कि अगर एक बंदे ने 20 नंबर लगाए हैं किसी पेपर के, तो कोई भी दुनिया में चेक कर ले वो 20 नंबर ही लगाएगा, ऑब्जेक्टिव के आंसर चेंज नहीं होंगे। लेकिन जबकि दूसरे सवाल के अंदर जो लॉन्ग लेंथी होता है उसके अंदर हो सकता है कि हर एक का जो उसका नंबर क्राइटेरिया वो डिफरेंट हो। evaluation used to improve the content after curriculum development, तो आफ्टर बाद के अंदर करिकुलम improve the content after curriculum development is called। तो evaluation used to improve के लिए तो हम प्रोग्रेस इम्प्रूवमेंट के लिए हम कर रहे होते हैं, फॉर्मेटिव कर रहे होते हैं। तो यूज टू इम्प्रूव द कंटेंट आफ्टर करिकुलम डेवलपमेंट इज, यही नहीं होगा। समेटिव वैल्यूएशन नहीं हो, नहीं फॉर्मेटिव वैल्यूएशन नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं कि हम उसकी जो है ना वो चेक कर रहे हैं कि करिकुलम डेवलपमेंट के लेकिन बाद में भी आ रहा है। इसका आंसर क्या होगा मियां बादशाह? यहाँ लफ्ज जो है ना इम्प्रूव करना, इम्प्रूव का मतलब होता है कि चल रहा है, यानी इसके अंदर हम बेहतरी कर रहे हैं। तो जिस जब हम सवालों के अंदर किसी चीज के अंदर बेहतरी कर रहे हो, इसका मतलब है कि हम फॉर्मेटिव के अंदर चल रहे हैं। तो वो ये वाला टेस्ट क्या होगा, फॉर्मेटिव। अगर यहाँ पे होता कि उसके बाद हम फैसला करना होता तो फिर वो सबमेटिव होता। ये इम्प्रूव की बात है तो फॉर्मेटिव, ये आंसर इसका करेक्ट होगा। द प्रोसेस इन विच वी डिसाइड हाउ वेल हैव डन वट एवर वी वर ट्राइंग टू।
तो कोई काम in which we decide how well have done whatever we are trying to, objectivity, evaluation, implementation, development. तो द प्रोसेस इन विच वी, जिसके अंदर हम फैसला करते हैं, और फैसला हम किसके अंदर कर रहे होते हैं, एवेल्युएशन के अंदर कर रहे होते हैं, कि जिसे डिसाइड करते हैं कि हाउ वेल हैव, किस काम कैसे हुआ है और कैसे हम जो है वो करना चाह रहे हैं। तो ये वाला जो टेस्ट हमारा पास होगा, ये वाला एवेल्युएशन होगा, क्योंकि यहाँ पे हम उसके डिसाइड कर रहे हैं, डिसाइड कीवर्ड है एवेल्युएशन का। अकॉर्डिंग टू बलूम, dash for learning academic material is one of the best predictor of school achievement. तो फॉर लर्निंग एकेडमी वन ऑफ द बेस्ट प्रिडिक्टर की बात हो रही है। लव क्या है? प्रिडिक्टर। प्रिडिक्टर होता है मुस्तकबिल के लिए। तो मुस्तकबिल के लिए, मुस्तकबिल की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम एप्टीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इतनी गर्मी है सुबह सुबह के, कवर्ड हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन ब्लूम, द डोमेन ऑफ लर्निंग विच इन्वॉल्व टू डांस, स्विमिंग, डाइव, ड्राइव एंड राइडिंग, ये सारे कीवर्ड किसके अंदर आते हैं? साइकोमोटर डोमेन के अंदर आते हैं, कि जिसके अंदर हम फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कर रहे हैं। कंटेंट वैलिडिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय, कंटेंट वैलिडिटी जो होती है ना भाई, कि जो पेपर बनाया है वो उसी कंटेंट में से है, जो कंटेंट पढ़ाया गया है किसी और कंटेंट में से है, तो ये एक्सपर्ट जजमेंट से पता चलता है। कोई इसके लिए और हमारे पास कोई रूल नहीं है, एक्सपर्ट जजमेंट से ही अंदाजा होता है। इट रेफर टू द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, के जो मेजरमेंट है उसके अंदर जो है वो कितनी एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी देखने के लिए हम क्या करते हैं? इट रेफर टू द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। तो एक्यूरेसी होती तो हमारे पास वैलिडिटी के अंदर है। वैलिडिटी के अंदर हम जो है वो एक्यूरेसी की चेक कर रहे होते हैं, कैसा वो है, कितनी उसकी एक्यूरेसी है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट विच इज डिटरमाइंड बाय एक्सपर्ट जजमेंट, ये कंटेंट वैलिडिटी एक्सपर्ट जजमेंट से पता चलता है। मैं सारे इस तरह के सवाल गुजर चुका था। The degree to which a test measure an intended hypothetical constructism, hypothetical, ये वैलिडिटी की टाइप एक है, जिसके अंदर हम हाइपोथेटिकल यानी इसी तरह हम चेक करते हैं टेस्ट, हम आईक्यू बच्चे का, या बच्चे की इमोशनल इंटेलिजेंस, या बच्चे की मोरल वैल्यूज, या बच्चे की कोई एक कंस्ट्रक्ट चेक करने के लिए हम जो है वो बच्चे के टेस्ट वो ले रहे होते हैं। तो ये वाला टेस्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर आता है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी से बोलते हैं। It is measuring the knowledge, skill, feeling, aptitude of an individual or a group. तो measuring the knowledge, skill, ये किसे कहते हैं? टेस्ट है। टेस्ट नॉलेज, स्किल, फीलिंग, एप्टीट्यूड को मेजर करने के लिए जो इस्तेमाल होता है इसे टेस्ट बोलते हैं। A teacher asks student to list the stage of Bloom taxonomy. This question belong to which level of, तो स्टेजेस बतानी है। इट मीन कि वो बड़ा इनिशियल लेवल के ऊपर है, तो ये रिमेम्बरिंग होगा। नहीं बता दें भाई फलां के इतने, फलां का फार्मूला क्या है, फलां के पॉइंट, तो ये वाली चीज जो है ना वो रिकॉलिंग, रिमेम्बरिंग के अंदर आ रही होगी। अ स्टूडेंट इज आस्क्ड टू कंपेयर, कंपेयर की बात हो रही होगी तो एनालिसिस के अंदर आएगा। कंपेयर करना, कंट्रास्ट करना चीजों का, तो ये एनालिसिस के अंदर आता है। And the affective domain, when a student shows consistent interest and willingness to practice in classroom discussion, the level is कि बच्चा जो है ना वो बड़ा विलिंग है और बड़ा अटेंटिव होकर क्लास ले रहा है, तो ये रिस्पॉन्डिंग होगा कि अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। A teacher observed that a student can perform a skill automatically with accuracy and speed. तो अब वो क्लेम करता है कि बच्चा जो है ना एक्यूरेसी स्पीड के साथ, ये मैकेनिज्म के अंदर आएगा। गाइडेड रिस्पॉन्स में तो बच्चे गाइड किया जा रहा होता है, मैकेनिज्म के अंदर बच्चा अब जो है वो गाइडेड रिस्पॉन्स से आगे निकल के वो इस काबिल होता है कि मेहनत कर रहा होता है कि वो इस चीज को जो है वो खुद से कर सके। तो मैकेनिज्म आएगा इससे करेक्ट आंसर। According to solo taxonomy, when a student understand multiple aspects of a topic but fail to connect them, तो अब आपको एक बच्चे को बहुत सारी चीजों को पता है लेकिन वो उनको आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रहा, तो इट मीन उसके अंदर किसके, वो मल्टी स्ट्रक्चरल है। वो किस लेवल पे ऊपर है? मल्टी स्ट्रक्चर के ऊपर है, और वो चीजों को मुतलिक जो है वो नहीं कर पा रहा उसको, नहीं बहुत सी चीजों के मतलब जाने, लेकिन उनका आपस में रिलेशन नहीं कर पा रहा। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट मेजरमेंट, मेजरमेंट को बेस्ट रिप्रेजेंट क्या करता है? साइनिंग ग्रेड्स फॉर स्टूडेंट, इसको मेजरमेंट करेंगे। गिविंग न्यूमेरिकल स्कोर फॉर टेस्ट परफॉर्मेंस, न्यूमेरिकल स्कोर देना। मेकिंग डिसीजन अबाउट टेकिंग, टीचिंग मेथड, और उसके अलावा इंटरप्रेट। अब देखिए यहाँ पे बात हो रिप्रेजेंट मेजरमेंट, मेजरमेंट के अंदर हम बच्चे को न्यूमेरिकल स्कोर दे रहे होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे होते हैं।
तो न्यूमेरिकल वैल्यू देना ये हमारे पास मेजरमेंट के अंदर आता है। आज टीचर यूज क्विज रिजल्ट टू आइडेंटिफाई वीक स्टूडेंट एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट। दिस प्रोसेस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो एक टीचर जो है वो क्विज का इस्तेमाल करता है बच्चों की वीक स्टूडेंट्स को और प्रोवाइड उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट करता है। तो द प्रोसेस बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, इस असेसमेंट के अंदर आएंगे कि इसके अंदर बहुत सी चीजें आती हैं कि हम उसके अंदर क्विज रिजल्ट टू आइडेंटिफाई वीक स्टूडेंट, वीक भी देख रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा जो सपोर्ट है वो भी देख रहे हैं। तो ये टर्म ब्रॉडर असेसमेंट के अंदर आप इसको लेके आ सकते हैं। When the final exam is conducted at the end of a term to assign grade, it is जो जहाँ पे हम ग्रेड दे रहे होते हैं ना बच्चों को आखिर के अंदर, तो ये वाला हम समेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। Which type of assessment is conducted before instruction to determine, जो पढ़ाने से पहले बच्चे को चेक करते हैं कि वो किस काबिल है, उस टॉपिक में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, तो इसे हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायग्नोस्टिक असेसमेंट। 'A student integrates knowledge from different subjects and applies it to solve a real life problem'। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम अच्छा सॉल्व करने के काबिल है कि इसका मतलब है कि वो तो बड़ा जो है ना वो एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आ गया है कि वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं अप्लाई टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम करने के लिए। सोलो टेक्सोनोमी ये कौन सा होगा? ये हमारे पास हो जाएगा एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। 43 है। While constructing multiple choice atom, one should be certain that each atom is, हर एटम जो सवाल का है ना वो थॉट प्रोवोकिंग हो, बच्चे कुछ सोचने के ऊपर जो है वो मजबूर करे। Teacher professionalism may be assessed in terms of all of the following commitment except commitment to the profession and student होनी चाहिए, commitment to the colleagues and employer नहीं, commitment to the religion and caste। in teacher professionalism may be assessed in terms of all of the following commitment except, कौन सी बात इसमें गलत है? गलत की बात एक्सेप्ट की बात करनी है। तो ये टीचर्स की प्रोफेशनलिज्म ये नहीं कि वो अपने मजहब के साथ जो है ना रिलीजियस और अपनी कास्ट के ऊपर इतना हो, नो कंप्रोमाइज हो, यानी कि जो अपनी कास्ट जो उसकी कास्ट के बंदे उसको ज्यादा फेवर दे और जो उसकी नहीं है उनको फेवर ना दे, या रिलीजियस एक्टिविटीज के ऊपर जो रिलीजियस उसकी एक्टिविटीज के ऊपर पूरा नहीं उतरता उस बच्चे को जो है ना वो निशाना बना दे, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ असेसमेंट एजुकेशन? प्राइमरी गोल क्या है कि टू रैंक टू इम्प्रूव लर्निंग। असेसमेंट का पर्पज ये है कि लर्निंग बेहतर हो। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये स्कोरिंग बच्चों की स्कोरिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें टेस्ट वगैरह कोई एमसीक्यू वगैरह को स्कोरिंग कर देते हैं। सोलो टेक्सोनोमी किस चीज को? सोलो टेक्सोनोमी is used to prepare the SLOs test planning table of specification। SLOs ठीक है कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम को देखने के लिए जो सोलो टेक्सोनोमी जो है वो यूज होती है। सोलो स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम, तो इसको इज यूज टू प्रिपेयर, ये किस चीज को अगर हमने स्टूडेंट जो बच्चा है उसको असेस करना है, उस बच्चे को असेस करने के लिए सोलो टेक्सानोमी के बच्चे को एक चीज आती है, बच्चे को दो चीजें आती हैं, बच्चे को जो है ना वो मल्टीपल चीजें आती हैं, बच्चा रिलेशन बना सकता है, बच्चा उनको बियॉन्ड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट रिस्पॉन्स करके बच्चा उन चीजों को देखता है। तो ये हमारे पास ये टेस्ट बनाने के लिए यूज होगी, सोलो टेक्सानोमी जो है ये टेस्ट बनाने के लिए यूज होगी कि हमें पता चलता है कि टेस्ट हमने किस तरह का बनाना है। हाई टेक्निकल क्वालिटी इज अशोर्ड, किस टेस्ट के अंदर बड़ी हाई टेक्निकल क्वालिटी होगी, स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, टेक्निकल किस्म का टेस्ट होगा। डायरेक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड स्कोरिंग आर सो प्रिसाइजली स्टेटेड दैट, तो टेस्ट को लेना और स्कोर करना तो किसके अंदर है, जहाँ पे बड़ी वाज़ेह तौर पे हिदायत होती है उनके ऊपर अमल होता है, स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। In which tests the item are arranged in graded difficulty from the easiest to the most difficult one। जहाँ पे हम जो बच्चों से ना जो उनको चेक करते हैं, तो पहले सवाल आसान होते हैं, फिर उससे मुश्किल, फिर से इस तरह करके चलते थे, पावर टेस्ट बोलते हैं, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि वक्त के साथ लेवल के साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन मुख्तलिफ होते जाएंगे, मुश्किल होते जाएंगे, तो इसे पावर बोलते हैं। आज के लिए ये जो हमारे पास है 50 क्वेश्चन यही काफी है।
और जो सेकंड क्लास है ना, इसको बाद में करेंगे, अभी नहीं। अगर दोपहर को टाइम मिला है किसी का तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उस वक्त हम कर लेंगे। जस्ट 20 मिनट की क्लास होगी, हो सकता है कि हम वो इसको मगरिब के फौरी बाद ही कर दें। तो अभी के लिए जस्ट ये एक सिंगल सेशन ही होगा। ओके जी।